हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यार्थ। स्टूडेंट्स, 12th फिजिक्स में हमने कंप्लीट किया है फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको पता है कि काफ़ी लंबा यूनिट था ये। हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जेईई और नीट पे बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो केमिस्ट्री की ही तरह फिजिक्स में भी 2 वीडियो लेक्चर्स रिलीज़ किए जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। पार्ट 14 जो आज होने वाला है, इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे बुकलेट से, और जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा मींस पार्ट 15, वो बेस्ड होगा जेईई और नीट प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सीक्वेंस में 1 बाय 1 आना स्टार्ट होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ पहले। टेक्निक आपको पता है कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के बताया जाएगा, एक्सप्लेन मैं करूँगा, आपको पहले खुद से ट्राई करना है, फिर उसका आंसर मैं डिस्कस करूँगा। तो चेक करेंगे कि 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 2 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स विथ चार्जेस +2q एंड -q आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, ठीक, एंड एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। तो क्लियरली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कूलम्स फोर्स पे बेस्ड है, और यही तो फर्स्ट टॉपिक था इस पूरे यूनिट का। आगे देखते हैं। दे आर जॉइंड बाय अ कंडक्टिंग वायर विच इज देन रिमूव्ड, द फोर्स बिटवीन देम विल नाउ बी। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो जब 2 अलग अलग चार्जेस हैं कंडक्टिंग मेटेलिक बॉल्स पे, और दोनों को अगर हम एक वायर के थ्रू कंडक्ट कर देंगे, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा दोनों मेटल बॉल्स के सरफेसेस पे। तो ये एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा ये कि हमको इस पे कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका डिटेल्ड सोल्यूशन देखते हैं अब हम। देखिए सबसे पहले तो जो प्रीवियस चार्जेस थे मेटल बॉल्स के ऊपर, +2q और -q, दोनों को यूज करके हम एक फोर्स, कूलम फोर्स निकाल दिए, सपोज इनिशियल फोर्स। ठीक है, अब जब दोनों मेटल बॉल्स को हमने वायर के थ्रू कनेक्ट किया, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये देखिए, तो जो फर्स्ट मेटल बॉल पे 2q चार्ज था और सेकेंड वाले पे -q, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इसलिए हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि जो सेकेंड चार्ज है वो नेगेटिव में है। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम डायरेक्ट ऐड करके एवरेज निकालते, बट वो नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2 मतलब एवरेज कैलकुलेशन हुआ है। तो q/2 चार्ज अब दोनों मेटल बॉल्स के सरफेसेस पे ये 2 न्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को यूज करके हम न्यू फोर्स निकाल लेंगे, न्यू कूलम फोर्स बिटवीन दीज 2 मेटल बॉल्स। तो F' सपोज, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स फॉर्मूला ये देखिए हमने सब्सटीट्यूट किया, तो F' ये सॉल्व हो करके आ रहा है समथिंग, जिससे कि अगर F' इज द इनिशियल फोर्स जब हम डिवाइड करते हैं, तो एक काम करिए, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करिए, और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो q कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल आउट होगा, तो F' आ रहा है आपके सामने -1/4 × 2 मतलब 8। तो क्लियरली F' -F/8 आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो चुका है आंसर। माइनस में आया है आंसर, इसका मतलब ये होगा कि अगर इनिशियली दोनों मेटल बॉल्स के बीच में जो भी फोर्स का नेचर रहा होगा, वो नेचर अब चेंज हो चुका है, क्योंकि प्लस से माइनस हो चुका है फोर्स। तो माइनस साइन का सिर्फ इतना ही सिग्निफिकेंस है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्लियरली ऑप्शन डी मैच हो रहा है, F/8। ठीक है, तो काफी बेसिक इजी क्वेश्चन था ये, कूलम्स लॉ पे बेस्ड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिर आप दोनों क्वेश्चन एक साथ नोट कर लेंगे कॉपी में। देखिए वेरी इजी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, 4 डायग्राम है आपके सामने, आपको ये इसमें सेलेक्ट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के 4 डायग्राम आपके सामने दिख रहे हैं। तो चलिए, ये तो काफ़ी इजी है, तुरंत आप देखते ही बता देंगे शायद। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, मतलब कि बाकी के 3 ए, सी और डी इनकरेक्ट हैं। तो मैं यहाँ रीजंस भी आपको बता देता हूँ कि क्यों ये इनकरेक्ट है। वैसे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आप भूल चुके हैं तो वो वीडियो लेक्चर वापस अटेंड करेंगे, आपको याद आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसलिए इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 3 चार्ज आपको दिख रहा है, 3 डॉट दिखा, तीनों सेम नेचर ऑफ चार्ज है।
तो अगर सेम नेचर है चार्ज का तो एक ही चार्ज से निकलना और दूसरे पे टर्मिनेट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होते हैं। तो अगर ये तीनों डॉट सेम चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं या सेम नेचर ऑफ चार्ज, सपोज तीनों पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक ही चार्ज सिंगल टाइप ऑफ चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले और वहीं पे टर्मिनेट हो जाए। तो ए इनकरेक्ट हो गया। सी इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है क्योंकि क्लोज्ड लूप नहीं फॉर्म करते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से एमर्ज होते हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होते हैं। तो होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऑप्शन बी क्यों करेक्ट है। बी क्लियरली करेक्ट है क्योंकि दोनों चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है और पॉजिटिव से एमर्ज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ना तो वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ना ही किसी टाइप का क्लोज्ड लूप यहाँ पे बना है। इसके ऑपोजिट देखिए दोनों चार्ज का नेचर अगर सेम है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बिल्कुल वो कहाँ टर्मिनेट होगा, एट इन्फिनिटी। दिखा आपको? तो टर्मिनेशन पॉइंट भी नहीं दिख रहा है क्योंकि दोनों चार्ज का नेचर बिल्कुल सेम है, मींस दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो चलिए ये दो क्वेश्चंस आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁸ कूलम एंड -10⁻⁸ कूलम respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point P 0.1 meter away from both the charges. देखिए दो चार्ज हैं इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 0.1 मीटर दिया है। अब एक तीसरा पॉइंट है P जो कि 0.1 मीटर अवे फ्रॉम बोथ दी चार्जेस, मतलब इक्वी डिस्टेंट है दोनों चार्जेस से। तो आप खुद सोचिए कि ये कहाँ पे लोकेटेड होगा, इसका डायग्राम कैसे बनना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बस इतना ही हिंट दूंगा कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो उसका डेरिवेशन हमने डिटेल में डिस्कस किया है वीडियो लेक्चर के अंदर। तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। चाहे तो आप बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके, 4 ऑप्शन है आपके सामने, चेक करके देखिए कि कौन सा करेक्ट आ रहा है। तो चलिए अब मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन इसका आपको बता दूं। देखिए क्लियरली डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये पॉइंट P है जो कि इक्वी डिस्टेंट है 0.1 मीटर फ्रॉम बोथ दी चार्जेस और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 0.1 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सॉल्व करके आपको दिखाया गया है जो टेक्निक, चाहे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला इक्वेटोरियल पोजीशन का लगा सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप डायरेक्ट फार्मूला ही लगा लीजिए। बट अगर आपको ये स्टेप समझना है तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, डेरिवेशन के बीच का ये ऑलरेडी हमारा डिस्कस किया हुआ है। तो डेरिवेशन के बीच का 1-2 स्टेप है। जैसे पहले हम इस पॉइंट P पे इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। ठीक है, और इंडिविजुअल कैलकुलेशन के बाद देखिए दोनों का डायरेक्शन दिख रहा है। E1 जो है वो इस तरफ आ रहा है उसका डायरेक्शन और E2 का इधर आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे 60 डिग्री एंगल लेकर के। तो E1 cos 60 इस तरफ आ जाएगा और E2 cos 60 भी इधर आएगा, क्योंकि E1 और E2 का क्लियरली रिजल्टेंट तो इधर ही आएगा ना। और साइन कॉम्पोनेंट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये चीज़ तो हम डेरिवेशन में डिस्कस किए हैं डिटेल में। तो साइन कॉम्पोनेंट इज कैंसल्ड, ओनली कॉस कॉम्पोनेंट दोनों का सीधा सीधा ऐड होगा। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी ऐड करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन हमारा डी आ रहा है यहाँ पे, आप देख लीजिए 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वेरी इजी क्वेश्चन। लिखा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है और डाइपोल मोमेंट का भी दे दिया और दोनों के बीच में एंगल भी गिवन है थीटा। टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, फार्मूला टॉर्क का, टॉर्क इक्वल्स टू P sin थीटा। तो देखिए टॉर्क इक्वल्स टू P sin थीटा। P मीन्स डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी दिया है और थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल भी दिया है 30 डिग्री। आराम से आप इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चंस कॉपी में नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। वेरी इजी कंसेप्चुअल, डायरेक्ट आप देख के बता पाएंगे। किसका आपको ग्राफ
आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। एक कंडक्टिंग मेटालिक स्फीयर पे किस तरीके से वोल्टेज वैरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स सेंटर टू दी सरफेस देन आउटसाइड दी सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसका ग्राफ तो स्टूडेंट मैं आपको ऑलरेडी आपके नोट्स में बनवा चुका हूँ वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आप लोगों में से कई लोग तो देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। चलिए तो फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। तो C represents the correct variation of potential with respect to distance from the center of the charged metallic sphere। तो क्लियरली यहाँ पे ग्राफ C इसलिए करेक्ट है क्योंकि सेंटर से लेकर के सरफेस आते तक बिल्कुल कांस्टेंट होगा पोटेंशियल, ये पहले ही आपको डिस्कस किया हुआ है। और फिर सरफेस से अगर जितना आप बाहर जाओगे तो सिंस पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये डिक्रीज होना चालू हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। आप इसको पढ़ के भी देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन जो लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक डायग्राम है छोटा सा बाजू में जिसमें कि एक सिलेंडर जैसा सरफेस दिख रहा है आपको और उसके अपर फेस पे एक चार्ज क्यू प्लेस्ड है। तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये आपको निकालना है इस चार्ज की वजह से। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये क्या ये चार्ज एनक्लोज्ड है, क्या नहीं है एनक्लोज्ड। तो सबसे पहले तो इसको आपको एनक्लोज करना पड़ेगा क्योंकि गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज कवर्ड क्लोज्ड। उसके बाद ही आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग ट्राई करिए क्या होना चाहिए इसका आंसर, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन सी आएगा, मीन्स Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले तो हमने जो गिवन फिगर था उसको एनक्लोज किया पूरा कंप्लीट और गॉसियन सरफेस हमने बनाया। अब ये कंप्लीट जो सिलेंडर बन चुका है बड़ा, ए और बी सरफेस को कंबाइन करके, इसमें टोटल फ्लक्स इस चार्ज Q की वजह से क्या होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, Q/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरा कवर्ड है ये चार्ज हर तरफ से, है ना। तो Q/एप्सिलॉन नॉट इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कंप्लीट सिलेंडर ए एंड बी। अब इंडिविजुअली अगर आपको सिर्फ सरफेस ए का ही अगर पूछा गया है तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा उसके, तो डिवाइड बाई 2, सिंपल, इतना ही था बस इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कॉपी में नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड है क्वेश्चन। लिखा है 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है और उस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे इक्वल चार्ज 10 माइक्रोकूलम प्लेस्ड है। तो पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। चलिए आप लोग बताइए इसका क्या होना चाहिए आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। तो ये तो डायग्राम हो गया, कॉर्नर्स पे तीनों इक्वल चार्ज 10 माइक्रोकूलम और इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड तीनों का सेम 10 सेंटीमीटर। ये दिखा आपको, SI यूनिट में उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड बाई 100 करके। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो पहले तो हम A और B के बीच में निकाल लेंगे, है ना। सिमिलरली B और C के बीच में निकालेंगे और वैसे ही A और C के बीच में निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे V से रिप्रेजेंट किया है, बट मेरा सजेशन होगा आप U लिख लो, क्योंकि हमने वीडियो लेक्चर थियरी जब डिस्कस किया था इसका तो U सिंबल ही हमने डिनोट किया, तो U ही लिखिए आप। तो चाहे AB के बीच में हो या BC या AC, तो UAB विल बी इक्वल टू UBC और UAC, तीनों सेम ही आएगा क्योंकि लेंथ भी सेम है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/d या R। तो आराम से आप निकालिए किसी भी एक पेयर के बीच में और इंटू 3 कर दीजिए सीधा सीधा, या तीनों को आप ऐड कर दीजिए, एक ही बात है। 27 जूल करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिए जल्दी से कॉपी में, फिर आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब ये कैपेसिटेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये एकदम डिफरेंट टाइप का आपको फिगर सामने दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको कि 2 टर्मिनल हैं A और B और 2 अलग अलग टाइप के कंडक्टिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और देखा जाए तो प्लेट की अगर बात करें तो 1 2 3 4 4 प्लेट्स आपको बैक टू बैक स्टैक फॉर्म में दिख रहे हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस यहाँ पे जनरेट होगा प्लेट्स के बीच में, अगर A और B टर्मिनल को हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मान लेते हैं कि हर प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होगा
और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स स्मॉल डी होगा। तो आपका आंसर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के ही टर्म्स में आएगा, और ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था थियरी में, आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए आप पहले ट्राई कर लीजिए कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए सिस्टम का। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ कैपेसिटर्स कितने बन रहे हैं और वो सीरीज में है या पैरेलल में, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा स्टूडेंट सी, ये 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब देखिए ध्यान से, अगर टर्मिनल ए और बी को वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए, तो इफ सपोज ए इज कनेक्टेड टू एनोड मींस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो उस कंडक्टिंग प्लेट के पूरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। वहीं पे टर्मिनल बी अगर कैथोड से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो उसका पूरा उसके प्लेट का पूरा सरफेस नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए, दिखा। अब ऐसे में हमको कितने कैपेसिटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, कितने कैपेसिटर्स फॉर्म हुए हैं। देखिए आप, कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स विथ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, है कि नहीं। तो आप खुद देखिए, ये एक कैपेसिटर हुआ, देखिए ये प्लस माइनस एक कैपेसिटर हुआ, ये माइनस प्लस दूसरा कैपेसिटर हुआ, और ये प्लस माइनस तीसरा कैपेसिटर हुआ। तो अल्टीमेटली यहाँ 3 कैपेसिटर्स दिख रहे हैं आपको पेयर में। अच्छा, अब ये डिसाइड करना है कि तीनों कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में। तो देखिए स्टूडेंट, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, जबकि पैरेलल में वोल्टेज तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस सेम होता है। तो अगर हम फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें, तो अगर ये पॉजिटिव जो चार्ज हुआ है ये प्लेट, मान लेते हैं अगर ये प्लस वी वोल्ट हुआ है, तो वहीं पे ये प्लेट नीचे वाला उसके माइनस वी वोल्ट होगा। सिमिलरली ये अगर माइनस वी वोल्ट है तो ये प्लस वी वोल्ट होगा, ये प्लस वी वोल्ट है तो ये माइनस वी वोल्ट होगा। तो अल्टीमेटली तीनों कैपेसिटर्स के हर प्लेट पे वोल्टेज क्या आ रहा है, वी वी और वी। तो मतलब क्या हुआ कि 3 कैपेसिटर्स यहाँ पे फॉर्म हुए और तीनों में ही वोल्टेज सेम है कि नहीं। तो बताइए आप कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है खुद ही, कि अगर तीनों कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है कि तीनों में वोल्टेज सेम है, तो ऑब्वियसली पैरेलल कनेक्शन होगा, और पैरेलल कनेक्शन होगा तो क्या होगा, हम डायरेक्ट ऐड करते हैं तीनों कैपेसिटर को। अच्छा, अब मान लेते हैं कि एक प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी है, और तीनों ही सिमेट्रिकल है, मतलब बिल्कुल सेम कैपेसिटर्स है, और तीनों को अगर हम डायरेक्ट ऐड करें तो क्या आ जाना चाहिए आंसर, 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप रेफरेंस बुक में और सर्च करिए इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि ये हमारा शायद पहले भी डिस्कस नहीं किया हुआ था, बट ये एग्जाम्स में आया है, जेई मेन और नीट के। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए कॉपी में, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, एक फिगर गिवन है आपको सीधा, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू निकालना है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप क्लास 10th में भी सॉल्व किए हैं, बट वहाँ पे कैपेसिटर की जगह रेजिस्टर होता था, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी आपका किया हुआ है, तो समझ में आ जाएगा तुरंत। पहले आप अपने से ट्राई करिए, देखते हैं कितने लोगों से बनता है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आप देखिए एक बार। सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि जो ऊपर वाला जो ब्रांच है उसमें हम चार्ज निकाल लेते हैं दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस। ठीक है, और वही चार्ज नीचे वाले ब्रांच में भी आएगा, क्योंकि ऊपर वाले ब्रांच में भी 2 और 4 कैपेसिटर कनेक्टेड है, नीचे में भी 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। तो ऊपर वाले ब्रांच और नीचे वाले ब्रांच में वोल्टेज तो सेम होगा क्योंकि पैरेलल में है। ठीक है, तो अब उसी को यूज़ करके हम ऊपर वाले ब्रांच का पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ इन दोनों को यूज़ करके, 2 और 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स को सिर्फ ऊपर वाले को यूज़ करके। तो क्योंकि सीरीज में है दोनों, तो इस तरीके से इक्विवेलेंट हमारा आ गया अपर ब्रांच कैपेसिटर का 4/3 माइक्रोफैरेड। अच्छा, तो अब ऊपर वाले ब्रांच का अगर टोटल कैपेसिटेंस आ चुका है और वोल्टेज उसमें 12 वोल्ट है, तो चार्ज निकल जाएगा आराम से। देखिए Q इक्वल्स टू CV, तो V तो 12 वोल्ट और C कितना है इक्विवेलेंट अपर ब्रांच का, वही चीज़ लोअर ब्रांच का भी होगा सेम। तो 16 माइक्रोकूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपर ब्रांच में भी और लोअर ब्रांच में भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो चारों कैपेसिटर हमको दिख रहे हैं, चारों में बिल्कुल सेम चार्ज अपीयर होगा 16 माइक्रोकूलम, क्योंकि सीरीज में तो चार्ज सेम होता है ना।
तो इसमें भी 16 माइक्रोकूलम, इसमें भी वही, ये वाले 4 माइक्रोफैरेड में भी और इस 2 में भी सेम 16 माइक्रोकूलम चार्ज चारों कैपेसिटर्स में तुरंत आ जाएगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट P का पोटेंशियल पहले निकालते हैं। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ से वोल्टेज सप्लाई चालू हुआ, देखिए डायग्राम को आप ठीक से, और वो यहाँ तक गया। फिर अगर हम नीचे आए तो 12 वोल्ट अभी आ रहा है, लेकिन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर कुछ वोल्टेज कंज्यूम कर लेगा, मतलब वहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और उतना माइनस होने के बाद 12 वोल्ट से उतना वोल्टेज जितना ये कंज्यूम करेगा, उतना माइनस होने के बाद जो बचेगा वही तो P पे आएगा ना। इतना आया समझ में? सिमिलरली 12 वोल्ट ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ तक जा रहा था, ऐसे जा रहा था, फिर अचानक से 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर जब बीच में आया तो वो उसने कुछ वोल्टेज कंज्यूम कर लिया, किसमें से? इस 12 से। तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो बचेगा वो Q पे आएगा। इतना आया आपको समझ में? चलिए पहले Vp निकाल लेते हैं। तो Vp विल बी इक्वल टू 12 माइनस, क्योंकि 12 यहाँ से जा रहा था ऐसे नीचे, माइनस कितना वोल्टेज इस पे ड्रॉप हुआ होगा, तो अल्टीमेटली पोटेंशियल अक्रॉस दिस 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। खुद सोचिए, चार्ज इसमें कितना है? 16 माइक्रोकूलम, सभी में बराबर है। तो जो बेसिक इक्वेशन होता है कैपेसिटेंस वोल्टेज और चार्ज के बीच में, क्या होता है? अगर हमको वोल्टेज निकालना है तो Q/C होगा। Q कितना है इसमें? 16 माइक्रोकूलम देखिए, और डिवाइड बाई C 4 माइक्रोफैरेड, ये देखिए 16/4। तो ये जो 16/4 है वो क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। 12 से जैसे ही हमने माइनस किया तो यहाँ पे हम पहुँच गए इस पॉइंट P पे। तो पॉइंट P पे वोल्टेज आ चुका है 8 वोल्ट। सिमिलरली अब ऊपर वाले ब्रांच में जब हम जाएंगे तो 12 वोल्ट आ रहा था, अब वो फिर माइनस होगा इस 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पे जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उससे। कितना हो रहा होगा इस पे वोल्टेज ड्रॉप? तो देखिए 16/2, 16 माइक्रोकूलम, उस पर भी वही चार्ज है सेम, डिवाइड बाई C मतलब 2, उसका वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड, माइनस किए तो 4 वोल्ट आ गया। अब अल्टीमेटली आपको Vp का पोटेंशियल पता चल चुका है इंडिविजुअल 8 वोल्ट, और Vq का भी पता चल गया। अपने को तो क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो माइनस कर देंगे अब सीधा सीधा, Vp माइनस Vq, 8 माइनस 4, 4 वोल्ट करेक्ट आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन C करेक्ट हो गया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल नया है, क्योंकि शायद इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने थियरी जब मैं पढ़ा रहा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में तो डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ईजी है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पे बेस्ड है। देखिए क्या लिखा है, अ 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट। ठीक है, एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरेड, उसको हमने वोल्टेज 200 वोल्ट दिया। उसके बाद इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट बिल्कुल ऐसा हमने सॉल्व किया है पहले, एकदम सेम टू सेम, बस वैल्यू चेंज हुआ है यहाँ पे। आगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, ऑब्वियसली लूज होगा हीट। तो 4 ऑप्शन है अब आपके सामने। तो एक काम करते हैं, इनिशियल कैपेसिटर और वोल्टेज को यूज करके इनिशियल एनर्जी निकाल लेंगे पहले तुरंत। उसके बाद जब ये 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे एक दूसरे के, तो एक नया वोल्टेज आएगा, कॉमन वोल्टेज, उसको हम निकालेंगे, उससे फिर सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो यही प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का। पहले आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर भूल गए तो अपनी कॉपी निकालिए, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया है। तो ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो Q0 मतलब इनिशियल चार्ज हमने निकाल लिया, कैसे? मल्टीप्लाई करके कैपेसिटेंस और वोल्टेज को। ये देखिए 800 माइक्रोकूलम ये आ चुका है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV² से हमने निकाला इस कैपेसिटर और इस वोल्टेज को लेके, तो ये 80 मिली जूल इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ चुका है। अब जैसे ही हमने दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया, एक कंप्लीटली चार्ज था, दूसरा अनचार्ज था, तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा दोनों में। इसमें सपोज Q1 आ जाएगा, इसमें Q2, बट एक बात कंफर्म है कि Q1 प्लस Q2 तो Q0 के बराबर ही होगा, क्योंकि जितना चार्ज पहले ये स्टोर करके रखा होगा उसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना। तो Q0 विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, देख लीजिए आप आराम से। और एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा C1 C2 के बीच में, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, इतना। आगे देखिए, ये देखिए, तो जो फाइनल वोल्टेज होगा, मतलब ये VF जो दोनों में सेम होगा, वो कैसे निकालेंगे? इट इज़ द कॉमन वोल्टेज, तो टोटल चार्ज
जो कि Q1 प्लस Q2 है, या Q0 भी आप उसको लिख सकते हो, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। डायरेक्ट एडिशन C1 C2 का ये देखिए, तो इसको आराम से डिवाइड करके फाइनल वोल्टेज हमने निकाला, और इस फाइनल वोल्टेज को यूज करके फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ, अब इस कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 और VF का स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। इसको यूज करके हमने निकाला फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको इनिशियल से माइनस कर देंगे 80 मिली जूल से, ऑब्वियसली आंसर नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव मतलब इतना हीट रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म, दिस मच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो क्या आ रहा है, 26.7 मिली जूल। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 2.67 10⁻⁻² जूल, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो होप क्लियर हो चुका होगा आपको। फिर भी अगर आज के जितने भी टॉपिक्स या क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं उसमें कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत हमसे कांटेक्ट करिए। इसी तरीके से बने रहिए, सेल्फ स्टडी करिए अपने अच्छे से सब्जेक्ट्स का, ठीक है। मैक्सिमम डाउट्स जनरेट करिए और उसको जल्द से जल्द क्लियर करिए। फिजिक्स का भी आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जब दिया जाएगा आपको अपलोड करके इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।